उसमें दिया हुआ है टू स्फीयर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर both have same radius but their masses are 2 kg and 4 kg. ओके, यानी ऐसा दिया हुआ है। इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। दोनों की जो रेडियस है वो आर है। एक का मास लेकिन 2 kg है और इसका मास 4 kg है। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका मोमेंटम क्या है, जीरो ही है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस। वाई डायरेक्शन में भी जीरो ही है वैसे तो। एक मिनट यार, इसको रोटेट कराता हूँ। तो कह रहा है कि कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन भी दिया हुआ है, E इक्वल टू 1/3 है। और ये कह रहा है कॉमन वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताना एक तो, है ना। टू स्फीयर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर बोथ हैव सेम रेडियस बट देयर masses are 2 kg 4 kg if the velocities are 4 meter per second 2 meter per second respectively and coefficient of restitution is E equal to 1/3. Find common velocity along the line of impact, final velocities along the line of impact. तो common velocity यानी common velocity कब मिलेगी इनकी, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। ये ऐसा दिया है तो कोलिजन कहाँ जाके हो रहा होगा, कोलिजन इनका देखो यहाँ कहीं कोलिजन हो रहा होगा इनका, इस जगह पर कोलिजन होगा जब वो यहाँ पास आएगा, तो यानी ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ जाके इनका पूरे एंड तक ही करूंगा, ठीक है। ऐसे कोलिजन हो रहा होगा। तो ये इनका कॉमन नॉर्मल है, तो कॉमन नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा होगा, इनके सेंटर से पास होगा। अच्छा, ये इसमें स्मूथ स्फेयर बोला नहीं, स्मूथ स्फेयर मानेंगे हम लोग यहाँ। तो आप यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 2r है और ये r है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल होगा, निकाल लेंगे हम लोग, है ना। जैसे r डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, यानी थीटा आपको मिलेगा यहाँ 30 डिग्री, ठीक। तो क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे 4 को। तो 4 का कोलिजन के जस्ट पहले इसका एक कंपोनेंट इधर है, तो 4 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर है 4 कॉस थीटा। उसी तरह ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इसका, क्योंकि इधर कितना है 2 है ना ये, तो 2 का एक कंपोनेंट इधर होगा इसका 2 मीटर पर सेकंड, और एक इस ये इनको कनेक्ट करने वाली लाइन के, मतलब सेंटर को कनेक्ट करने लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी टू सॉरी कितना होगा 2 कॉस थीटा, ये इसके अलोंग होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, ये 2 साइन थीटा। तो यहाँ 4 साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये तो चेंज नहीं करेगा, है ना। लेकिन कॉलिजन के बाद मैंने मान लिया कि इन दोनों की वेलोसिटी, मतलब ड्यूरिंग द कॉलिजन, यानी जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, इन दोनों की वेलोसिटी इधर की तरफ भी है, एक तो ये पूछ रहा है, ओके।
साथ में पूछ रहा फाइनल वेलोसिटीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वो भी बता देंगे, कोई बात नहीं, है ना। इसी डायरेक्शन में, ये तो उस टाइम का है जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, और कॉलिजन होने के बाद इसका मैंने मान लिया, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये V2 मान लूंगा इधर ही, और इधर ही ये V1 भी मान लूंगा। ये कंपोनेंट है, क्योंकि 4 sin थीटा 2 sin थीटा तो चेंज नहीं कर रहे इनके दूसरे कंपोनेंट। फिर कह रहा है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है, चलिए, तो इसके अलोंग हम लोग मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे, है ना। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा है, कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मेनली तो यही इसी के बारे में बात करना है। तो ये हमारे पास में लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो लिखो भाई, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, उसका मास 2 है, तो 2 × 4 cos थीटा माइनस इसका हो जाएगा 4 × 2 cos थीटा इक्वल टू 2 + 4, यानी हो गया 6 × V इक्वल टू 2 × V1, क्योंकि ये A है, इसका मास 2 है, और ये B है, और प्लस 2V2। तो आप देख रहे हो ये तो 0 ही आ गया, यानी 6V। इसका मतलब कॉमन वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई, यहाँ 0 हो गई, तो ये तो हो गया 0, यानी V इक्वल टू क्या हो गया 0, और V1 + V2 भी क्या हो गया 0। इसका मतलब दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो V1 - V2, है ना, एक अपोजिट होगा इसमें, ये लिख लो पहले। तो एक न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल ऑफ कॉलिजन, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं यहाँ। पहला आंसर आ गया भाई। ये 4 हो गया। ये तो V2 0 ही आ गया। तो V2 0 ही आ गया, और ये V1 + 2V2 इक्वल टू 0 होगा। देखते हैं अभी, लिख लिया भाई। सर V1 के आगे 4 आएगा ना? V1 के आगे क्यों आएगा, V2 के आगे आएगा ना, क्योंकि A तो 2 kg है ना, और B 4 kg है, तो मैंने इसको इधर ही मान लिया ना, ये V2 है, इसका V1 है। ओके सर। ठीक है, लिख लिया सबने। चलिए, अब इसकी बात करते हैं। तो E इक्वल टू V2 - V1 बाई U2, तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान ही रहे हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा मतलब U1 कितना था इस डायरेक्शन में, U cos थीटा माइनस, और U2 कितना हो जाएगा, U2 - 2 cos थीटा, और ये इक्वल टू दिया इसने 1/3। तो हमारे पास में यहाँ से अपने को V1 V2 भी मिल जाएगा।
तो V2 माइनस V1 इक्वल टू, ये कितना हो गया, +6, यानी 2 cos थीटा हो गया। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लो। आ रहा भाई, इससे आंसर आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करो। 1 + 2, तो V1 से V1 कैंसिल आउट, तो 3V2 इक्वल टू 2 cos थीटा। तो V2 इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 cos थीटा। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 2/3 √3/2, यानी ये वैल्यू अर्ली आ रही है, 1/√3 आ रहा है, इसका ये कंपोनेंट आ रहा है। ये मिल गया, तो आपको वो भी मिल जाएगा, V2 मिल गया। तो V1 कितना आ गया, -2 × 1/√3, तो -2/√3। ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है। अब इसने कहा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बताओ। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, चतुराफ कर दूं ना। तो मैं स्फेयर 1 के लिए लेता हूँ, V को 0। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, वो सिग्नल से ठीक है। अब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, तो इसको लगेगा तो इसी डायरेक्शन में, इसको तो डिफॉर्मेशन, और इसको डिफॉर्मेशन इधर लगेगा। तो कैसे लिखते हैं डिफॉर्मेशन, यानी इस पर जो होगा FD × DT। ठीक है, तो ये हो जाएगा FD DT माइनस इक्वल टू, इसका मास कितना है, तो 2 × V माइनस इनिशियल कितना था, तो 2 × 4 cos थीटा, ये तो 0 आ गया। तो हमारे पास आ गया FDT, यानी मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा +8 × √3/2, यानी हो गया 4√3 न्यूटन सेकंड। ये इसका इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया। अब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये क्या है, दरअसल ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये कॉमन वेलोसिटी लेते हैं। तब तक क्या होता है, डिफॉर्मेशन चलता रहता है। और उसके बाद अब रिफॉर्मेशन में क्या होगा कि V से ये जाएगा V1। ठीक है, वो भी कर देता हूँ मैं। भाई आंसर्स मिल रहे हैं ना, आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं क्या, अरे कुछ बोलोगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में -FR/DT, और वो होगा अब फाइनल कितना है, तो 2 × V1। हाँ मतलब माइनस, वो माइनस आ जाएगा, मैंने माइनस ले लिया ना, देखो ना आप, है ना, -2 × V, तो ये आ गया 2V1। V1 तो यहाँ 0 ही है, तो रख दो यहाँ। तो -FR/DT इक्वल टू 2 × -V1 कितना आ रहा है, 2/√3। तो हमारे पास FR/DT इक्वल टू आ गया 4/√3 न्यूटन सेकंड, क्योंकि माइनस ऑलरेडी इसमें भी ले लिया मैंने, तो ये आ गया। फिर कह रहा मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ डिफॉर्मेशन, वो भी निकाल लेते हैं। तो V1 V2 अपने को मिल ही रहा है यहाँ। V1 कितना आया, -2/√3 मीटर पर सेकंड, और V2 1/√3 मीटर पर सेकंड, और V तो 0 ही है।
अब बात करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल तो जीरो ही है, ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल कब की, जब कॉमन वेलोसिटी होगी, कॉमन वेलोसिटी होगी तब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ये हम बात कर रहा हूँ ई की, ऑप्शन ई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैक्सिमम होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 1/2 इंटू टू का है ना, 1/2 इंटू टू इंटू फोर का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू फोर इंटू टू का होल स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल जीरो ही थी, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जब कॉमन की बात करेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसका जो कॉमन वेलोसिटी वी वो तो जीरो ही है, लेकिन ये तो है 1/2 इंटू टू फोर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 फोर इंटू टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। कब कब होगी, जब दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी, जब सेम वेलोसिटी होगी तब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर उसने पूछा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लो फिर बताता हूँ। मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बिफोर काइनेटिक एनर्जी माइनस, मतलब बिफोर कॉलिजन माइनस आफ्टर कॉलिजन, तो कितना लॉस हुआ ये पूछ रहा है। लिख लिया। तो इस केस में ये कौन सा है, एफ, तो लॉस हो जाएगा डेल्टा एच। ले लेता हूं मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, ये वाली, यानी हाफ इंटू टू इंटू फोर का होल स्क्वायर प्लस हाफ फोर इंटू टू का होल स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। फाइनल में हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू टू यानी फोर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस v1 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, और v1 v2 आपको दे रखा है। ये आ जाएगा हमारे पास में, एक मिनट, प्लस हाफ इंटू फोर इंटू टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे इसका, फिर स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम लॉस होगा, तो जो भी होगा ये लॉस होगा मतलब। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में बलून वाला है। क्लियर भाई, कैसे किया। नेक्स्ट है a balloon of gross weight Newton descends with an acceleration। एक बलून है, और ये नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है एफ, इसका ग्रॉस वेट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या है, दरअसल इसको बॉइंट फोर्स भी लग रहा होगा, बी
और नीचे वेट इसका W है। The weight that must be thrown out in order to give balloon an equal upward force। तो पहली बात तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ m into g। तो इस बलून से कितना जो भी मास इसके अंदर उसमें से इसको निकालना है, तो मान लेते हैं कि स्मॉल m मास मैंने निकाला, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये इसको बताना पड़ेगा। और बॉइंट फोर्स अभी भी v है, तो ये कह रहा है कि दैट मस्ट बी द वेट दैट मस्ट बी थ्रोन आउट इन ऑर्डर टू गिव बलून एन इक्वल अपवर्ड एक्सेलरेशन f। तो पहले तो इसका लिख लेंगे, तो W माइनस बी इक्वल टू W बाई जी इंटू एफ। एक इक्वेशन तो ये आ गई, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसमें से स्मॉल m हमने निकाला, तो m माइनस एम इंटू जी, इसको डाउनवर्ड लग रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ b माइनस एम इंटू जी इक्वल टू m माइनस एम इंटू एफ। हमें क्या बताना है, वेट बताना है, मतलब स्मॉल m इंटू जी बताना है। तो पहले तो b माइनस एम जी प्लस m इंटू जी, और ये m को आपको जैसे यहाँ क्या लिखा हमने, ये कैपिटल M को क्या लिखा है W बाई जी तो लिखा मैंने यहाँ, जहाँ जहाँ m है वो लिख देंगे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा है W बाई जी एफ माइनस एम इंटू एफ, और ये W है ही, और B की वैल्यू वहाँ से रख देंगे, आएगा है B की वैल्यू, तो W माइनस W बाई जी एफ माइनस W प्लस एम जी इक्वल टू W मेरी आवाज आ रही है? वो लिख लिया था सबने, समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट? हेलो, समझ में आ Yes, गया? sir. नेक्स्ट हमारे पास में फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे, एक फिगर दिया है, यानी एक ए सी डी, यानी ये ए डी हाईवे है, इधर कहीं से आ रहा है। One has to get by a car as soon as possible to point B। पॉइंट बी यहाँ है, डी, ये डी पॉइंट के यहाँ है, एल डिस्टेंस पर वो जल्दी से जल्दी जाना चाह रहा है। In the field at a distance L from the highway, it is known that the car moves in the field n times slower। मतलब ये कि अगर यहाँ ये V से जा रहा है, तो इस फील्ड में, ये इधर यहाँ ये जो हाईवे है, इस हाईवे पे ये जो भी कार है वो V से जा रहा है, लेकिन इधर वो V बाई एटा से चल रहा है, ये कह रहा है। It is known that the car moves in the field eta times slower than on the highway at what distance from point D। वन, क्या क्वेश्चन है भाई, पूरा पूरा क्वेश्चन कौन बताएगा, तो आधा जरा भेजा मुझे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी, वन, one must turn off the highway। अच्छा, तो इसका मतलब वो सी पॉइंट बता रहा है, इसलिए यहाँ से टर्न कर जाए वो। तो क्या करेंगे, पहले वो यहाँ से यहाँ आएगा,
यहाँ से यहाँ आएगा और उसके बाद ये ऐसे कहीं टर्न कर जाएगा। तो ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस क्या है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल डी नहीं, मान लेते हैं एक्स नॉट है। हमें क्या बताना है फिर आगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या भेजते हो यार, आधा आधा क्वेश्चन भेजते हो। हाँ, One must turn off the highway. उतना ही। पूरा क्वेश्चन क्या है, सर क्या इतना ही है। निकालना, निकालना क्या है इसमें। At what distance from point D one must turn off the highway? CD निकालना। हाँ, क्या निकालना है, CD distance। सीडी डिस्टेंस निकालना है। किस केस के लिए बता रहे हैं। It is known that the car moves in the field eta times slower than on the highway at what distance from point D1? Must turn off the highway. हाँ, फिर तो इतना ही है। इतना ही है। हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन लिया आपने, इरोडू से। कौन सा एड़ो, कौन सी बुक का है, कौन सी पब्लिकेशन का है। अरिहंत। अरे यार, अरिहंत वाले का है। एक मिनट रुको, मैं मेरे पास मैंने भेजा था ना किसी को। तो सर ये क्वेश्चन शीट में भी है HLP में। सेम वही लैंग्वेज में। हाँ ये भाई कुछ तो लिखा होगा ना यार, एज सुन एज पॉसिबल है, कितना जल्दी पहुंचेगा, क्या कुछ तो बोला होगा ना। तो कुछ बोल ही नहीं रहा है क्वेश्चन, कहाँ गया यार क्वेश्चन। एक मिनट, जीरो का क्वेश्चन है ना, तो मैं देख लेता हूँ। सर आंसर दिया है L बाय नहीं नहीं, रूट आंसर आंसर ईटा। नहीं, तो पूरा पढ़ने दो कहाँ है। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन हाईवे वन हैज टू गेट बाय कार एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा ऊपर लिखा है एज सुन एज पॉसिबल था। ओके ओके, मतलब कम से कम टाइम में पहुंचे उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले ए टू सी वो v स्पीड से जा रहा है इनटू T1, है ना। तो A2C क्या है हमारे पास में, ये हो जाएगा x नॉट माइनस एक्स, फिर है C2B या C2B, तो ये हो गया v बाई एटा इंटू T2। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पाइथागोरस से, ये C2B एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो भाई, तो टोटल टाइम हो गया है यहाँ T1 प्लस T2 को हमें मिनिमाइज करना है। तो T1 कितना है, एक्स नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई बीटा वी बाई ईटा। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स, और इसको जीरो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो वी नॉट मतलब एक्स नॉट बाई वी, ये तो जीरो हो गया, माइनस 1 बाई वी प्लस ईटा बाई वी इंटू, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2x, और ये हमारे पास में 2x आ जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया। तो 2 से 2 चला गया और ये इक्वल टू 0 है। सॉल्व कर लो, यही आंसर है। v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कर लोगे। मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो v से भी चला गया तो 1 इक्वल टू, ये हो गया ईटा एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ईटा एक्स स्क्वायर। यानी मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया एल बाई रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। ये क्या आंसर। हाँ सर। समझ में आया कैसे करना है। हाँ ये ग्रुप पे भेजो ना यार, क्वेश्चन कहाँ भेजते हो, बाकी लोगों को भी तो पता चले।
ये पर्सनली भेजते इससे बड़ा ग्रुप पे भेजा करो क्वेश्चन, जो ग्रुप पे भेजेगा उसी का सॉल्यूशन मिलेगा। हम्म, क्या हो गया, डाउनलोड हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? डाउनलोड होने में कितना, ये संस्कार आपने क्या भेजा है, आपकी फाइल डाउनलोड ही नहीं हो रही है। हाँ भेजता हूँ मैं आपके ग्रुप पे भी क्वेश्चन। कितने तक जा सकते हैं यार? हम्म, ये करेंगे ग्रुप पे भी। पहले क्वेश्चन करता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि एक स्मूथ सरफेस है, क्या? हाँ नहीं नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, अभी बताता हूँ उस क्वेश्चन, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले बाकी क्वेश्चन को कर देता हूँ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म, नाउ द फोर्स एफ इज अप्लाइड टू बी एज शॉन, है ना। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स। इसका मतलब है कि इसके रेस्पेक्ट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ए के रेस्पेक्ट में वो कितना है, एक्स है। मतलब कुल मिला के कहानी है कि इसमें एक्सटेंशन एक्स का है, ये कह रहा है वो। ठीक है, इस पर फोर्स है तो इसको इधर फोर्स कितना लग रहा है, इसको फोर्स लग रहा है के एक्स, तो फिर इसको एक्सटेंशन है तो इसको कितना लग रहा है के एक्स। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि बी है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए है। तो ये कह रहा है इन सम टाइम देन रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, यानी b माइनस ए अपने को फाइंड करना है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले इसका देखेंगे, तो इसको देखो, b के लिए लगाओ f इक्वल टू में, तो f माइनस के एक्स इक्वल टू एम इंटू बी। फिर a के लिए लगाओ, तो के एक्स इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ हो गया ए बी ए, यहाँ से b की वैल्यू निकालो, तो f माइनस के एक्स बाई एम माइनस के एक्स बाई एम। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, यही आंसर है। तो आंसर आ रहा है इसका, तो सी ऑप्शन आ रहा है, एफ माइनस टू के एक्स बाई एम। ऐसे करना था। नेक्स्ट, ले रहे, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट देखो। नेक्स्ट हमारे पास में ये एक वेज दिया है,
ये 1 मीटर पर सेकंड है और ये इधर 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसमें क्या बताया था, मान लेते हैं ये बी एक्स है ना, ये वेज है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेज मैंने इधर की तरफ मान लिया कि वी है, इसके रिलेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाते हैं हम लोग, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, ये टी इधर लग रहा है, ये टी इधर लग रहा है, और ये जो लेंथ है ये तो चेंज ही नहीं कर रही है, इसके बारे में बात ही मत करो। और ये टी इधर लग रहा है और ये टी इधर लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब इसके रेस्पेक्ट में जाते हैं तो इस वाले का टी डॉट वी 0 लेना होता है, ये इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, और यहाँ टी है ही। तो हमारे पास आ जाएगा, यानी इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो -1 इंटू टी, फिर इसके लिए भी लिखेंगे तो माइनस, क्यों, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है बेस, इसका हो जाएगा -t/1, और इसका लिखेंगे तो +t/v इक्वल टू 0। तो आप देखो कि v इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये इसके रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। लेकिन अभी इसका आंसर तो ये नहीं है, क्योंकि इसने कहा वेलोसिटी बट देन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक भी बताओ है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेज है, जो कि उधर जा रहा है, तो इसको रिजोल्व करेंगे हम लोग अभी। तो इसका ये कंपोनेंट ये होगा, ये 60 डिग्री है, कितना हो जाएगा 2 cos 60, और ऊपर हो जाएगा 2 sin 60। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो वी बी डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी डब्ल्यू वेक्टर। तो ये हो जाएगा -2 cos 60 आई कैप प्लस 2 sin 60 जे कैप इक्वल टू वी बी वेक्टर, और वेज राइट साइड में जा रहा है 1 आई कैप से। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास कितना आ गया, यानी वी बी वेक्टर आ गया, क्योंकि sin 60 कितना होगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 जे कैप, यानी वर्टिकल में ये √3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यानी इसका ऑप्शन हो गया सी, करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने कि ये पुली है और यहाँ भी एक पुली है, ये P1 पुली है, ये बी ब्लॉक है, यहाँ भी एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक सी है, और यहाँ भी एक ब्लॉक है, ब्लॉक डी है, ये P2 पुली है, और ये P पुली है, और ये पूरा सिस्टम जो है ऐसे लिफ्ट में है। लिफ्ट गोज अप विद वेलोसिटी, और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट है। A pulley piece fixed to the ceiling of the lift. To this pulley, other two pulleys P1, P2 are attached. P1 moves up with velocity. P1 ऊपर की तरफ जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। A moves with velocity. A नीचे अच्छा, ये इसने ये निकाले कि इनकी पुली के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकंड जो है किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, क्योंकि पुली के रेस्पेक्ट में कहाँ बोला, उसने कुछ बोला नहीं किसके रेस्पेक्ट में। तो P1 moves up with velocity 30 मीटर पर सेकंड, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। A moves up with velocity 10 मीटर पर सेकंड, मूव्स अप यानी A ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से।
D is moving downwards with velocity. D नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से at some instant of time. Assume that all the velocities are relative to the ground. वैसे तो बोल ही दिया उसने. Then choose the correct options. तो बताना है कि the velocity of B is 50 in upward direction and in that. चलो ठीक है. सब कुछ मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ. तो देखो मैं 3 स्ट्रिंग दिख रही मुझे यहाँ. एक स्ट्रिंग तो ये है. पहले मैं इसी के बारे में बात कर लेता हूँ. तो यहाँ इसको ऊपर की तरफ T लग रहा है. ये T1 मान लेते हैं. यहाँ भी T1 होगा, यहाँ T1 होगा और यहाँ T1 होगा. तो आप देख रहे हो कि ये पुली भी तो ऊपर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ. तो कितने से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है. तो ऐसा करते हैं P2 जो पुली है मैंने मान लिया कि ये नीचे की तरफ जा रही है. इसकी वेलोसिटी है VP2. लगाओ समेशन T वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू 0. तो पहले हम लोग P1 से शुरू करेंगे. तो 30 इंटू T1 माइनस 10 इंटू T1 यहाँ के लिए लिखा मैंने. अब यहाँ के लिए लिखूंगा तो माइनस 10 इंटू T1 और अब P2 के यहाँ लिखूंगा तो माइनस T1 VP2 इक्वल टू 0. T1 0 नहीं है तो हमारे पास हो गया ये कितना हो गया 20 तो 10 माइनस VP2 इक्वल टू 0. तो VP2 यानी पुली P2 की वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकंड, जो कि पॉजिटिव आने का मतलब है ये नीचे ही जा रहा है. ठीक है. अब बात करते हैं इस वाली पुली के लिए, मतलब इस वाली रॉप के लिए. तो मैंने मान लिया ऊपर T2 लग रहा है, नीचे यहाँ T2 लग रहा है, यहाँ भी T2 लग रहा है, यहाँ भी T2 लग रहा है. अप्लाई करते हैं. अब ये कितने से जा रहा नहीं मालूम, मैंने इसका मान लिया B का, ये VB से नीचे जा रहा है. ठीक है. सॉल्व करो, लगाओ कॉन्सेप्ट. ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे. तो कितना हो जाएगा 10 इंटू T2 यहाँ के लिए लिखा. अब यहाँ के लिए लिखेंगे ऊपर जा रहा है तो माइनस 30 इंटू T2. यहाँ भी ये पुली ऊपर जा रहा है, T2 नीचे लग रहा है, माइनस 30 इंटू T2 और यहाँ भी नीचे की तरफ माना मैंने तो VB इंटू T2 इक्वल टू 0. तो T2 तो 0 नहीं है तो 10 माइनस 60 माइनस VB इक्वल टू 0. तो VB इक्वल टू ये आ गया माइनस 50. इसका मतलब जो मैंने माना उसके अपोजिट है, यानी B ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है. तो ये तो सही आ रहा है. ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया हमारा. और क्या पूछ रहा था? सी के बारे में पूछ रहा. सी के बारे में निकाल लेते हैं. कर लोगे अब कि बताऊं सी वाला भी? ये वाली रॉप लेना है इसमें. ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट ये हो गया. चलिए भाई इस पर आते हैं. नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? ये एंगल थीटा है. अब यहाँ क्या कह रहा है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, इसकी वेलोसिटी v है और ये जो लेंथ है मतलब इसकी वेलोसिटी यहीं से इसको छोड़ा है तो लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है. तो अब ये कह रहा है कि वेज ऑफ मास कैपिटल एम इज पुश्ड विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू g tan theta along a smooth horizontal surface and a block of mass m is projected down the smooth incline of the waves with velocity v.
रिलेटेड टू द वेज। बेटा इसमें चाहिए क्या, बस ये भेजा आपने, तो चाहिए क्या था इसमें, निकालना क्या पार्ट इसमें। भाई मैं इसमें मेरे ख्याल से टाइम निकालने को कह रहा होगा, कितना टाइम लगेगा ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वेज चले जाएंगे, ये डीपीपी का क्वेश्चन है ना। तो आप देखो कि विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर मैं जाता हूं तो इसको देखो, यहाँ शूडो फोर्स इधर लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये तो रुक गया ना, इसकी तो बात ही मत करो, इसको शूडो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एम ए। हाँ, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ, एम जी, और इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल। तो आप देखो कि एम जी को इधर रिजोल्व करो, क्या हो रहा है, एम जी साइन थीटा आता है, और इसको रिजोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, एम ए कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो आप, ए इक्वल टू क्या है, जी, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी जी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस थीटा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो एम से, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम ए कॉस थीटा। आप यहाँ देखो एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा इक्वल आ गया, इसका मतलब इसके अलोंग इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो जिस वेलोसिटी से इसको भेजा जा रहा है उसी वेलोसिटी से ही आएगा, तो एल बाई वी इतना टाइम लगेगा इसको, ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट, a police party is reaching a dacoit in a jeep which is moving at constant speed v. The dacoit is on a motorcycle. मतलब ऐसा है देखो, ये डकेत होता है, डकेत, ठीक है, और ये मोटरसाइकिल पर है, इस तरह से मतलब। तो when he is at a distance x from the jeep, तो मान लेते हैं यहाँ से ये x डिस्टेंस पर है, इसकी जीप की वेलोसिटी v जो कि कांस्टेंट है, तो कह रहा है कि ही एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट, या इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ट्रू इफ द पुलिस इज एबल टू कैच द डकैत, ओके। तो मान लो यहाँ जाके पकड़ लेता है, तो ये कितना चला, हाफ ए टी स्क्वायर ना, और ये कितना चला, v इंटू टी ना। इसका मतलब है कि v इंटू टी इक्वल टू हो गया x प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए टी स्क्वायर माइनस टू वी टी प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ये टाइम में आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो टाइम हमेशा क्या होगा, एक रियल क्वांटिटी है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको क्या करते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दें, यानी टू वी माइनस टू वी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए एक्स, ये आंसर होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन आना चाहिए इसका। बात समझ में आई, वो दरअसल ए है वो, है ना भाई, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट,
Two particles having mass ratio are interconnected by light inextensible string that passes over a smooth pulley. इसका मास कैपिटल एम मान लेता हूँ, इसका स्मॉल एम मान लेता हूँ। तो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ये एन बाई वन यानी एन दिया हुआ है। ऐसा क्या पूछ रहा है? Two particles having mass ratio n by 1 are interconnected by light inextensible string that passes over a smooth pulley. If the system is released, then the acceleration of the center of mass कह रहा है। तो मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन इधर होगा तो इसका इधर होगा मैग्नीट्यूड में। हमें सेंटर मास का चाहिए तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? ACM वेक्टर इक्वल टू M1 A1 वेक्टर प्लस, भेजिए इसका सॉल्यूशन, कर लोगे ये वाला फॉर्मूला। और आपको ये मालूम है कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या निकल के आता है? m माइनस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। रख दो वेक्टर के साथ में, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ACM आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ऐसा एक फिगर यहाँ दिया हुआ है, पहले फिगर बना लेता हूँ। Two particles A and B, each of mass m, are connected by massless string. A is placed on the rough table. This string passes over a small smooth peg. हाँ मतलब ऐसा दिया है। B is left from position making angle theta with the vertical. If the minimum coefficient of friction between A and the table is, दिया है mu minimum 3 minus n cos theta, so that A does not slip during the motion of mass B, then calculate the value of n. अब इसमें क्या होगा? दरअसल ये अगर स्लाइड भी करेगा तो कब स्लाइड करेगा? क्योंकि यहाँ तो रिलीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो जीरो ही है, लेकिन जब ये यहाँ आएगा घूमता हुआ सर्कल में तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उस समय इसमें टेंशन होगा तो टेंशन भी क्या होगा? फिर मैक्सिमम होगा। और डाउनवर्ड क्या है यहाँ? mg, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी म्यू मिनिमम के करस्पॉन्डिंग। तो म्यू एन डैश, तो ये मूव नहीं कर रहा है तो t इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ? यानी म्यू एन डैश इक्वल टू t, और म्यू एन डैश क्या होगा यहाँ? mg इक्वल टू t। और ये जब आएगा तो यहाँ एनर्जी कंजर्व करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ? क्योंकि ये तो होगा l cos थीटा, इसकी लेंथ l मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में ये हाइट हो जाएगी h होगा l माइनस एल कॉस थीटा, तो यानी mgh, एनर्जी कंजर्व करवा देंगे तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर। m से तो m चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2g। h की वैल्यू क्या है यहाँ? l माइनस एल कॉस थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, यानी 2g1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई एल। और यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ t है तो क्या लिखेंगे यहाँ? t माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, m से मल्टीप्लाई कर दो यानी ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो t इक्वल टू आ गया हमारे पास में एम जी प्लस 2mg 1 माइनस कॉस थीटा, और ये इक्वल टू कितना दिया इसने? म्यू mg, और ये वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलोगे?
ऐसे करना था। और कौन सा इसका था ना, अभी एक और क्वेश्चन था ये। अब ये करते हैं संस्कार वाला क्वेश्चन। In each situation of column 1, a system involving two bodies is given. All strings and pulleys are light and friction is absent everywhere. Initially, each body of every system is at rest. Consider the system in all situations of column 1 from rest till any collision occurs. Then match the statements column 1 with the corresponding results in column 2. चलिए भाई, पहला ऑप्शन देखते हैं इसका। तो ये कह रहा है कि द ब्लॉक प्लस बेस सिस्टम इज प्लेस्ड ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन वर्टिकल में तो है। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg है ना। तो बेस तो मूव नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम का सेंटर मास वर्टिकली ऐसे मूव करेगा। तो ये बेस इधर मूव कर रहा होगा, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा ऐसे, लेकिन ये सिस्टम का सेंटर मास वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट टुवर्ड्स राइट नहीं, शिफ्ट डाउनवर्ड्स यस, इसका आंसर हो गया क्यू। शिफ्ट अपवर्ड्स नहीं, डज नॉट शिफ्ट नहीं, इसका आंसर हो गया सिर्फ क्यू। बात समझ में आ गई? बी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, यानी एफ एक्स 0 है यहाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बोथ द ब्लॉक्स ऑफ मास m इज हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसा दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, यहाँ ये नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा ऐसे। तो आप ये देखो किस इंस्टेंट पे मान लो यहाँ कहीं पहुंच जाता है, इसको मालूम है यहाँ नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा ना। तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकल है। तो मालूम है सिस्टम का सेंटर मास किधर शिफ्ट होगा, एक तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो एक तो शिफ्ट टुवर्ड्स, एक अच्छा एक कंपोनेंट ये है और ये नीचे जा ही रहा है। तो क्या होगा कि एक तो इधर शिफ्ट हो रहा है और एक इधर शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट यस पी, शिफ्ट डाउनवर्ड्स यस क्यू, क्योंकि पहले तो सिस्टम का सेंटर मास यहीं था, ओरिजेंटल लाइन यहाँ था, अभी नीचे चला जाएगा वो। तो इसका आंसर हो गया पी एंड क्यू। नेक्स्ट हमारे पास में सी। भाई समझ में आ रहा है संस्कार? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में सी। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ दिया है और ये रोप पुलिस से होती हुई आ रही है और एक मंकी है। टू ब्लॉक, द ब्लॉक एंड मंकी हैव सेम मास, दोनों का मास सेम है। The monkey starts climbing up the rope. After the monkey start climbing up, the center of mass of monkey plus block system. अब क्या होगा जब मंकी ऊपर जाने लगेगा, तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये एक तरह से मंकी के ऊपर
एक इम्पल्सिव फोर्स आएगा एक तरह से, तो उतना ही इम्पल्सिव फोर्स यानी टी इधर बनेगा, टी यहाँ बनेगा, तो देखा जाए तो यहाँ तो वो टी तो देखा जाए तो इंटरनल होगा, लेकिन इस टी टी इम्पल्सिव होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का टी भी इम्पल्सिव हो जाएगा, तो इसलिए सिस्टम का सेंटर मास मालूम है ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड, तो शिफ्ट अपवर्ड होगा, आर होना चाहिए इसका सी का, क्या दिया आंसर? क्या दिया यार आंसर इसका? आंसर ही नहीं है क्या इसका? ओ संस्कार भाई, यस सर, आर दिया है। हाँ नेक्स्ट है हमारे पास में डी। Both block of mass m are initially at rest. The left block is given initial velocity u. Both the block of mass m are initially at rest. The left block is given initial velocity u downwards. तो इसको डाउनवर्ड वेलोसिटी दिया तो दूसरा ब्लॉक भी तो ऊपर की तरफ u से जाएगा, और दोनों का मास सेम है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम क्या होगा, वेलोसिटी VCM क्या है, यहाँ 0 आ जाएगी, कैसे, m u मतलब j कैप इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, j कैप माइनस एम यू j कैप बाई 2m, तो 0 आ रहा है, तो डज नॉट शिफ्ट, इसका तो S होगा, ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट, particle strikes horizontal smooth floor with velocity u, making angle theta with the floor, ये ऐसा दिया हुआ है, ये स्मूथ फ्लोर है और ये नॉर्मल है और ये ऐसे जाके टकरा रहा है, ये एंगल थीटा है। particle strikes horizontal smooth floor with velocity u, making angle theta with the floor and rebounds with velocity v, making angle phi with the floor, यानी ये एंगल फाई है। अब क्या होगा यहाँ, if the coefficient of restitution between the particle and the floor is e, then impulse delivered by the floor to the body, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये एंगल कितना है यहाँ, ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी इधर u है, तो u साइन थीटा और इधर u cos थीटा, उसके बाद इसका देखो बाप, तो u cos थीटा तो चेंज करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्मूथ है, तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट इधर, ये कंपोनेंट हो जाएगा EU साइन थीटा, ठीक है, और ये U cos थीटा बना रहेगा, तो कह रहा है कि इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द फ्लोट टू द बॉडी, तो इम्पल्स कितना हो जाएगा, तो इम्पल्स ऊपर की तरफ लगेगा, NDT इम्पल्स लगेगा, तो NDT इक्वल टू फाइनल m फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस MU साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ME को यहाँ रहने दे, तो E+1 U साइन थीटा, तो ये तो सही आ रहा, पहला ऑप्शन तो सही है। फिर इसने कहा कि tan phi इक्वल टू E tan थीटा, देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इसका ये देखेंगे, तो जाएगा tan phi इक्वल टू tan phi इक्वल टू क्या लिखोगे, EU साइन थीटा बाई U cos थीटा, तो हमारे पास आ गया tan phi इक्वल टू E tan थीटा, तो ये भी सही आ गया। अब हमारे पास में C वेलोसिटी V बताओ, तो ये मान लो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ V हो जाती है, तो V को क्या लिखोगे आप, U cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस EU साइन थीटा का होल स्क्वायर का
स्क्वायर रूट आ रहा है क्या है? देख लो अगर मैच कर रहा है तो साइन थीटा की टर्म में लेके जाना, तो यू को तो बाहर ले लो, तो कितना आ गया cos थीटा क्या लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आ रहा है क्या? आ रहा है, तो सी भी करेक्ट हो गया। तो क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे अभी ये तो कर ही लो यार, क्या है इसमें, वेलोसिटी मिल गई ना आपको। नेक्स्ट, तो दोनों बताने हैं क्या, C7 और D1, तो संस्कार हाँ। Yes, sir. Two particles approach each other with different velocities after collision. One of the particles has a momentum p in their center of mass frame. सिंपल सी बात, सेंटर मास फ्रेम को जीरो मोमेंटम फ्रेम बोलते हैं। दूसरे का क्या हो जाएगा? माइनस पी वेक्टर, क्योंकि सेंटर मास फ्रेम में मोमेंटम क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो अगर एक पी वेक्टर है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस पी वेक्टर, क्योंकि जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो जीरो मोमेंटम होना चाहिए पूरे सिस्टम का। नेक्स्ट है D1, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस, तो यहाँ ऐसा दिया हुआ है, और इधर है V2 से ज्यादा। अब इनमें कॉलिजन तभी हो सकता है जब V1 क्या होना चाहिए? V2 से ज्यादा है। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M and capital M are moving with speeds V1 and V2, दे रखा V1 greater than V2 है, in the same direction on the frictional surface respectively, M being ahead of small m. An ideal spring of force constant K is attached to the back side of capital M as shown. Maximum compression of the spring when the blocks collide. तो maximum compression कब होगा? जब दोनों की velocity सेम हो जाएगी। ये बात हुई थी, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे, तो mv1 प्लस कैपिटल mv2 इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू v, ठीक है। और मैक्सिमम कंपेयर यानी एनर्जी कंजर्व करवा देंगे, तो इनिशियल एनर्जी है तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। इनिशियल हाफ mv1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल mv2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दोनों की स्पीड सेम है, प्लस हाफ के x मैक्स होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है बात, और क्या। चलिए फिर आज इतना ही। ओके, बाय बाय। Bye, sir. कल टाइम मिला तो आ ही जाऊंगा मैं। कल क्या है? फ्राइडे है ना, कल नहीं आ पाया तो परसों आ जाऊंगा। अगर कल मिला तो कल आ जाऊंगा, मैं बता दूंगा टाइम आप लोगों को, कल आऊंगा तो। ठीक है, ओके, बाय बाय।